नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7 अगस्त 2021 का जो एडिटोरियल और आइडिया पेज वाला हमारा ड्यू चल रहा था ना कंटेंट, उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है बेटर लेट। इस आर्टिकल में जानेंगे हम कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड जो मुद्दा चल रहा था, जैसे केयर्न एनर्जी का केस हो गया, वोडाफोन वाला केस हो गया, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो जो अभी हमने देखा था ये एंट्रिक्स वाला जो केस था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेन फोकस क्या था उसका, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो उसको करेक्ट करने के लिए अभी पार्लियामेंट में बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ और पारित भी हो गए हैं, वो एक्ट बन गया अब ये, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, उसी चीज़ को लेकर के बताया हुआ है। समरी लेंगे इस आर्टिकल की, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया, पर एक बार रिव्यू टाइप देख लेना आप इसको, ठीक है। दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द पार्लियामेंट वी डिज़र्व। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में आया था, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, हो रहे हैं, वो जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी प्रिजाइडिंग जो मेन कंट्री है वो इंडिया है, ठीक है। तो वहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया किस तरीके से बातचीत कर सकता है, और इंडिया ने की भी, और चाइना ने ये भी कहा कि साउथ चाइना सी से संबंधित कोई भी बातचीत करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सही प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो जानेंगे यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं राइटर। आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांसेस को कंटिन्यू रखा है, उसको लेकर के कुछ यहाँ पर कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, एडिटर के द्वारा, वो देखेंगे। फिर एक आर्टिकल ये वाला डिस्कस करेंगे जिसमें स्कूल्स को अनलॉक करने का सही टाइम आ चुका है, ये बताया जा रहा है, ओके। बाकी दोनों आर्टिकल्स हम देखेंगे नहीं, चलिए देखते हैं जो भी हमारे पास इसमें आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द पार्लियामेंट वी डिजर्व। इस आर्टिकल में देखो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से संबंधित पूरी बात बताई जा रही है। आर्टिकल लिखा है मनीष तिवारी, जो कि एमपी हैं लोकसभा के अंदर, कांग्रेस की सीट से। तो इनका ये कहना है कि 1985 में जब 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी ना, तो उस टाइम पर एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, वो थी हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि जो एमपीज थे, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में जो एमएलएस थे, उनकी खरीद फरोख्त हो रही थी, ठीक है। कि मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी साबित करने के अंदर केवल 2 और मेंबर और मिल जाएं तो वो मेजोरिटी में आ जाएगी, सरकार बना लेगी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही थी, अपने ऑपोजिशन में जो भी छोटी छोटी 4-5 पार्टीज हुआ करती थी ना, उनमें से किसी एक पार्टी के 2 एमपी या फिर एमएलएस को अपनी तरफ ले लेती थी, खरीद लेती थी उनको पैसा दे करके, और ऐसे करके खुद मेजोरिटी में आके सरकार बना लेना। ये चीज़ जो थी बड़ी प्रेवलेंट थी, बहुत कॉमन हो चुकी थी। इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी बोला गया था। तो ऐसे में इस चीज़ को रोकने के लिए 1985 में 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या प्रोविजन किए गए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सीट के ऊपर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सीट के ऊपर एमएलए या एमपी इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, तो उनको उस पॉलिटिकल पार्टी की कही हुई बात को मानना पड़ेगा, जिसको बोला गया वीप, ठीक है। अब वीप का काम क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल या कोई भी एक एमपी, जैसे हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप इसी चीज़ को आप अप्लाई कर देना स्टेट लेजिस्लेचर में तो एमएलए हो जाएगा। मैं फिलहाल एमपी बोलूँगा बार बार, ठीक है। तो ऐसे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल अभी अब बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, ठीक है, तो कांग्रेस का एक वीप, कांग्रेस पार्टी अपना एक वीप डिक्लेयर कर देगी। कौन होगा? कोई एक एमपी, ठीक है। और वो एमपी ये ध्यान रखेगा कि जो बचे हुए दूसरे जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ लोकसभा की, ठीक है, आप राज्यसभा पर भी इक्वली अप्लाई कर सकते हो। तो वो ये नजर रखेगा कांग्रेस के सारे बचे हुए एमपीज के ऊपर कि वो जो पार्टी की गाइडलाइन आई है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मान लो कोई बिल के ऊपर वोट देना है, या वोट देने से मना करना है, एब्सटेन करना है, या वहां पर हुड़दंग मचाना है, वो सारी चीजें तो कांग्रेस ने जो भी गाइडलाइन दी अपने एमपीज को लोकसभा में करने के लिए, उनको वो कर रहे हैं कि नहीं, उस पर नजर रखेगा कोई एक एमपी जो कि कांग्रेस की मेन हाई कमान के साथ में अपनी ज्यादा पकड़ रखता है, ठीक है। इसको बोल दिया जाता है वीप। और अगर यहां पर ये बचे हुए एमपीज में से कोई भी ऐसा करता है कि ये जो वीप डिक्लेयर की गई थी, कांग्रेस ने जो गाइडलाइन दी थी, उनको नहीं फॉलो करता है, तो उस एमपी को क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं मानते हो तो फिर आप कैसे मतलब पॉलिटिकल पार्टी के उसके मेंबर हो सकते हो। तो ये जो मुद्दा था ना, इसके लिए फिर बाद में अभी सवाल उठाया जा रहा है कि एक इंडिविजुअल एमपी जिसको लोग
कई घंटों तक लाइन में लग करके वोट देते हैं और ये कहते हैं कि जो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और उस रिप्रेजेंटेटिव को अपने पर्सनल ओपिनियन रखने की ही राइट नहीं दी जाती है, तो क्या वाकई में हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट की ज़रूरत है? फिर तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही डिसाइड कर लेंगी ना। फिर एमएलए और एमपीज तो केवल एक वोट के तौर पे रह जाएंगे, केवल एक वोटर के तौर पे रह जाएंगे। तो बोले जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया ना 1985 से, तब से अब तक 35 साल बीत चुके हैं और ये चीज़ एक नॉर्म बन के निकल के आ रही है कि जहाँ पर केवल और केवल एक जो मुद्दा था ना कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोक रहे हो। पहले तो क्या था, एक कभी दो एमपीज की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, पर अब क्या है, होलसेल के अंदर खरीदारी होती है। होलसेल के अंदर कि पूरी की पूरी पार्टी को ही मर्ज कर लिया जाता है दूसरी के साथ में, तो टेंशन ही खत्म हो गई ना। तो या फिर पूरी की पूरी पार्टी के, मान लो किसी कोई XYZ पार्टी के एमपीज हैं, इलेक्ट होकर के आ गए, पर उनको सारों को मिला करके कोई बड़ी पार्टी टेक ओवर कर लेती है। जैसे राजस्थान का बताता हूँ मैं एग्जांपल। राजस्थान में बीएसपी की सीट से लगभग 8 या 10 जने समथिंग इलेक्ट होकर के आए थे, 6 जने या 8 जने, ठीक है। जो 2019 के इलेक्शन, 2018 के जो इलेक्शंस थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो जो रूलिंग पार्टी है ना कांग्रेस, उन्होंने पूरी बीएसपी के सारे मेंबर्स को टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पर मनीष तिवारी जी ये कह रहे हैं कि पहले रिटेल में खरीद फरोख्त हुआ करती थी, अब तो होलसेल में एमपीज एमएलए बिकते हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ आप करना चाह रहे थे हमारे डेमोक्रेसी में कि ये जो खरीदारी होती है एमएलए एमपीज की, बोले इस चीज़ को रोकने के लिए आपने कानून लिया, पर आप रिटेल वाले इशू को तो रोक पाए, पर होलसेल वाले इशू को नहीं रोक पा रहे हो। दूसरी तरफ कि कोई इंडिविजुअल, कोई एमपी को कोई मोटिवेशन ही नहीं है यहाँ पर। आप देखो कि जब पहले से ही ऊपर से ये चीज़ निकल के आ गई कि हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टी जो है XYZ पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस बीजेपी, हाई कमान ने जो बोल दिया बोलो वही करना है, तो फिर एमएलए एमपी क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्यों वो रातों रात जग करके किसी भी बिल के बारे में स्टडी करेंगे, ये बताओ। जब उनको ये पता है कि हमें बात ही केवल पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की माननी है, तो वो क्यों बिल्स के ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे? वो तो केवल और केवल एक चीज़ दिमाग में लगाएंगे कि कैसे भी करके हमारे ऊपर जो डिसरप्शन, केवल फंक्शनिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। तो एक ये कंटेंशियस इशू बन चुका है कि पिछले 30 सालों के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया, उसके नुकसान कितने हो रहे हैं। एमपीज के पास में इंडिविजुअल मोटिवेशन नहीं है, पार्टी की वीप को उनको मानना पड़ता है। कोई बिल, कोई भी कानून, कोई भी लॉ अगर आ रहा है तो पार्लियामेंट है क्या, देश की सबसे बड़ी पंचायत, अगर वहां पर आप कोई डिस्कशन डिबेट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर बाद में क्या आउटकम निकलेगा, और बचा तो क्या, केवल और केवल डिसरप्शन। तो हमें ज़रूरत है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। ये जो 10th शेड्यूल ने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ना, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखें तो 10th शेड्यूल जब लाई गई थी ना, तो उस टाइम पर इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ तो नहीं माना, पर आप एक चीज़ बताओ कि एमएलए और एमपीज की जो खुद की एक सेल्फ ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल्स की, वो तो आपने एनक्रोच कर दी ना। जो एक डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियन को रख सके और उनके ऊपर डिबेट किया जा सके, वो तो आपने ख़त्म कर दी ना। तो ये करेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली वोटिंग किस बेसिस पे करनी है, जो पार्टी की वीप डिक्लेयर हो गई उसी को फॉलो करना है। और यहाँ पर रोल क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक रोल बच जाता है, एक मिडिल मैन का। मिडिल मैन का कैसे कि एक तरफ तो सरकार है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आप देखो कि यहाँ पर हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है एग्जीक्यूटिव्स की। अब आप देखो कि एक तरफ तो एग्जीक्यूटिव जिसको हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो, और दूसरी तरफ आपको जिस पब्लिक ने इलेक्ट किया उस पब्लिक के अच्छाइयों के लिए या पब्लिक की वेलफेयर के लिए आप काम करोगे। दैट मीन्स आप पब्लिक गुड यहां से गवर्नमेंट से अलोकेट करवा करके और पब्लिक के लिए अलोकेट करवा दोगे, राइट। तो ऐसे में अब केवल एमएलए एमपीज का काम क्या रह गया है जी, पार्लियामेंट में तो अब कोई रोल बचा नहीं है, क्योंकि वहां पर तो जो पॉलिटिकल पार्टी बोल देगी वो कर लेगी। बस एक चीज बच गई कि वो एमएलए या फिर जो भी एमपी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सरकार से पब्लिक गुड इंश्योर कर दे और वहां पर क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवा दे। इससे ज़्यादा कुछ काम रह गया क्या जी? बिल्कुल भी नहीं। रही सही में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं जहां पर लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, वो फेलियर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ये चीज़ जो है ना, ये हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक एक एमपी, एक एक एमएलए
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, क्यों हम उनको रोक रहे हैं उनकी खुद की ओपिनियन देने से? कोई भी इंडिविजुअल अगर अपना ओपिनियन देना चाहे तो वहां पर अड़ंगे ये लगा दिए जाते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टी वो ये कहती है कि व्हीप को आपने फॉलो नहीं किया, तो ये बात ठीक नहीं है। साथ में कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो अपनी ओपिनियन अगर देना भी चाहे तो वहां पर वो पॉलिटिकल पार्टी की लगाम आ जाती है। तो ये करेक्शन लाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच जाता क्या, वही डिसरप्शन वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, ये आपको बता ही दिया है मैंने पहले ही। तो क्या किया जाए? तो इसका एक ही तरीका है कि जो 10th शेड्यूल है ना, इसमें चेंजेस लाए जाएं। राइटर खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आया था 2010 में भी और 2019 में भी, लोकसभा का जब मेंबर रहा मैं, ठीक है। उसमें मेरा ये टारगेट था कि आप ये जो 10th शेड्यूल है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आपने जो बना रखा है ना, इसकी थोड़ी सी बाउंड्रीज थोड़ी सी और ज़्यादा एक तरीके से नैरो करो, ब्रॉड बाउंड्रीज मत करो। कैसे कि आप एक तो ये करो कि पार्टी की व्हीप जो है उसके अगेंस्ट में जाकर के कोई भी अपना ओपिनियन दे तो उसको आप पार्टी से बर्खास्त मत करो, उसको आप बिल्कुल उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई उसको मत करो, ठीक है। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए या पार्टी व्हिप आप अगर आप डिक्लेयर करते हो तो कुछ पर्टिकुलर इश्यूज है, उन्हीं के ऊपर आप पार्टी की एक कंबाइन ओपिनियन लेकर के आओ। जैसे कि मान लो कि सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन अपना साबित करना है कि हाँ जी हम मेजॉरिटी में है, सरकार बनाए रखनी है, तो आप व्हीप वाला कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखो। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सरकार को गिराने के लिए लाया जा रहा है तो आप व्हीप वाला प्रोविजन रखो। अगर एडजॉर्नमेंट मोशन कि हाउस में पूरी फंक्शनिंग को रोकने की जब बात आ जाए, कोई ऐसा ग्रेव सिचुएशन बन के आ जाए, तो आप पार्टी को एक साथ रखो। कोई मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, ऐसे मैटर्स पे तो देखो एमएलए एमपीज को आप व्हीप को नहीं मानने पर डिस्क्वालीफाई करो। बाकी मुद्दे जो हैं, जैसे कोई बिल आ रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, या फिर उस पार्लियामेंट में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, पर वही चीज़ है कि हाई कमान का ऑर्डर आ गया कि जी अब पार्लियामेंट के अंदर फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए, हमें तो केवल वहाँ पर डिसरप्शन लेकर के आना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाती है, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में रूल बेस्ड प्रोसीजर होना चाहिए। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, 10वीं शेड्यूल, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अब आपके लिए टास्क क्या है? 10th शेड्यूल का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था वो बताना है, नंबर 1। अब 10th शेड्यूल के बारे में छोटी सी एक चीज और बता देता हूं कि शुरुआत में तो ये था कि मान लो ABCD ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज में से मेजोरिटी मिल गई किसको? A को, ठीक है। अब ए के पास में मेजोरिटी आ गई, ठीक है, सरकार बना ली। या फिर मान लो कि ए के पास में सबसे ज्यादा सीट्स मिल गई, बी सी डी के कंपैरिजन में ए के पास में सीट्स सबसे ज्यादा है। अब होता क्या था कि ए सरकार बनाने के लिए अपनी मेजोरिटी के लिए क्या करेगा, बी सी और डी के जो मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए हैं ना, उन लोगों को अपनी तरफ रिझाएगा, पैसे देगी ये पार्टी। ऐसे में फिर वो इधर ज्वाइन कर लेंगे। तो इनको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 10th शेड्यूल। अब इसमें क्या प्रोविजन था शुरुआत में कि 1/3 मेंबर्स मिनिमम अगर मर्ज होते हैं, कि मान लो बी सी और डी पार्टी में जितने भी इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, उन मेंबर्स में से मान लो बी के मेंबर्स को ए ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो अगर बी पार्टी को जितने भी इलेक्ट होकर के मेंबर आ रहे हैं ना बी के, उनके अगर 1/3 मेंबर्स ए को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तब तो देखो उन मेंबर्स की मेंबरशिप मतलब खत्म नहीं होगी। ये प्रोविजन किया गया था, ठीक है। जो अपनी पार्टी को छोड़ करके ए में जा रहे हैं, बी को छोड़ करके ए में जा रहे हैं, तो उनकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। पर प्रॉब्लम क्या होने लग गई थी कि 1/3 कोई बड़ा फिगर नहीं था। फिर बाद में अमेंडमेंट लाया गया और अमेंडमेंट के बेसिस पे प्रोविजन कर दिया कि अगर 2/3 मेंबर्स इस बी पार्टी के ज्वाइन करते हैं ए को इलेक्शन के बाद में, ठीक है, तो फिर बाद में इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होगी। और अगर 2/3 से कम है टोटल इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर्स के कंपैरिजन में, तो फिर इनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि बी से ए में पार्टी की पार्टी मर्ज कर ली जाती है, या फिर 2/3 का हुई बात आ गई होलसेल वाली। ये तो रिटेल वाली तो प्रोविजन थे, एक दो तो शुरू में होते थे, उनको रोकने के लिए आपने एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया। अब क्या एंटी डिफेक्शन लॉ का लूप होल क्या था कि अगर 1/3 या फिर 2/3 मेंबर्स को आपने अपने अंदर मर्ज कर लिया तो फिर मेंबर्स की क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होगी। तो ये प्रोविजंस क्या, लूप होल्स ढूंढ लिए गए आगे टाइम के साथ साथ में। तो आपके लिए टास्क क्या है कि एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ था,
जिसमें 1/3 मेंबर्स का प्रोविजन किया गया था मर्जर के लिए। दूसरा ये कि 2/3 मेंबर्स के मर्जर के लिए कब इसमें अमेंडमेंट लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ में, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताओगे। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ओशियन कीपर्स। देखो ये आर्टिकल लिखा है सी उदय भास्कर जी ने। देखो ये बोल रहे हैं कि अभी आपको पता अगस्त के अंदर अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड कौन कर रहा है, इंडिया। तो यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दा उठाया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोविज़न इन्होंने बताया। और ये हम बात कर रहे हैं 7 अगस्त की, वैसे आज डेट हो रही है 15 अगस्त, वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैंने बोलना भूल गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी देखो कि 7 अगस्त के टाइम पे और 9 अगस्त को ये मीटिंग होनी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इंडिया ने ये मुद्दा उठाया अभी। खैर आगे देख लेते हैं राइटर क्या बोलना चाह रहे थे उस टाइम पे, कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का एनहेंस करने के लिए इंडिया अपनी तरफ से बात रख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 से लेकर अभी तक लगातार एक मुद्दे पर बड़ा जोर दिया है, जिसका नाम है सागर। सागर का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये सागर जो एक कह सकते हैं ना, जो स्कीम है, या आप कह सकते हो सागर जो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। ओके, ये 2015 में शुरू हुआ था। मेन फोकस इसका रहा था इंडियन ओशियन रीजन। तो आपने फोकस किस पे किया, मैरीटाइम ओशियन पे, क्योंकि मैरीटाइम पे ही तो किया, मैरीटाइम रीजन पे ही तो, मैरीटाइम डोमेन पे ही तो उसी चीज़ को आप एक्सपेंड करो थ्रू आउट वर्ल्ड। मुद्दा क्या है कि अभी रिसेंटली इसराइल के एक टैंकर मतलब एक शिप के ऊपर अटैक करवाया जाता है नॉर्दर्न अरेबियन सी में, ओमान कोस्ट के पास में, और उसमें चलते वहाँ पर उसके 2 क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाती है। सेम चीज़ आप देख सकते हो कि साउथ चाइना सी में किस तरीके से चाइना अपनी दादागिरी लगाता है, और वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि कोई भी देश का शिप इंटरनेशनल जो लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है लॉज ऑन सी, यूएन क्लॉस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूएन क्लॉस, तो उसके लॉज को फॉलो करते हुए कोई भी अपने शिप्स को साउथ चाइना सी से ले जाना चाइना, तो चाइना वहाँ पर अड़ंगे लगाता है और ये कहता है कि 9 डैश लाइन मतलब 9 ऐसे आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर, जिसके अंदर की टेरिटरी चाइना अपनी खुद की बताता है, और साउथ चाइना सी को कहता है बोले ये हमारी खुद की लेक है। अब आप देखो कितनी बोला हिस्टोरिकली हमारी खुद की पकड़ थी इस पे, जबकि यूएन इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो ऐसे में चाइना को कंटेन करना और आसियान नेशंस जो चाइना से परेशान है उस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि आसियान नेशन में वियतनाम देखो, फिलीपींस देखो, इधर इंडोनेशिया देखो, मलेशिया देखो, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाइना अपनी डोमिनेंस लगातार क्रिएट करता चला जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा क्वाड मेंबर्स जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए लगातार बात करते रहते हैं। ठीक है, तो चाइना का जो इंटरप्रिटेशन है ना 9 डैश लाइन का, एक तो इसको करेक्ट करने के लिए प्रोविज़न, एक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए बात की जाए। वैसे तो चलो ठीक है कि यूके ने भी अपनी रॉयल नेवी भेजी थी उधर, पर कहाँ पे 9 डैश लाइन की तरफ, पर फिर भी चाइना नाराज़ ना हो जाए, तो ज़्यादा ब्रीचिंग नहीं की थी वहाँ पे लॉस की। तो मुद्दा क्या आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया प्रिजाइड करता है, तो ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करना जरूरी, क्योंकि चाइना भी हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं शो करता है। ठीक है, वैसे वो बात ठीक है कि चाइना अपने आप में सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, परमानेंट मेंबर है, P5 में से एक है ना। तो ऐसे में इंडिया ने मुद्दा उठाया भी, बातचीत भी हुई, यूएसए ने आड़े हाथों भी लिया, पर चाइना ने क्या बोल दिया, बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट अ अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म एट विच वी शुड डिस्कस अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी लाइक साउथ चाइना सी। ओके, तो ऐसे में ये फिर डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि वीटो था भाई, क्या किया जाए। खैर आगे देखो, जब ओशियंस की बात आ जाती है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर तो इंडिया अपनी तरफ से वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कंसिडर करने की कोशिश करता है। अब इंडियन ओशियन नाम से ही हमें पता पड़ता है कि इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशियन नाम पड़ा है, तो ऐसे में इंडिया बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कंसर्न भी है कि इस तरफ से बहुत ज़्यादा चाइना जो है, जैसे मालदीव्स तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अभी संभल चुका है, बाकी श्रीलंका के हाल ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान तो पूरा ऑलमोस्ट बिक चुका है, ये मान के चलो आप। अगर ढंग से अगर आंख दिखाने की कोशिश भी की ना चाइना को पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान उसी दिन गया। इधर म्यांमार में लगातार इन्वेस्टमेंट चाइना का इंक्रीज हो रहा है। हाँ, बांग्लादेश थोड़ा सा बैलेंस करने में चलता है, चाइना से पैसे मांगता है इंडिया कार्ड दिखा करके, और इंडिया से पैसे मांगता है बांग्लादेश चाइना कार्ड दिखा करके। तो ऐसे में बांग्लादेश का तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, पर फिर भी चाइनीज डोमिनेंस इंडियन ओशन में लगातार बढ़ रही है। और दूसरा, एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के चिंता में आ रहे हैं। अभी जो यूनाइटेड नेशन के जो IPCC की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि इसी तरीके से चलता रहा तो हाल बहुत ख़राब हो जाएंगे।
ओशियंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है वो देखो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ओशियन से जब ओशन वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट करती है ना, तो वहाँ पर कार्बाइड एसिड बन जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशंस ये राइज होता चला जा रहा है, तो वो जो वहाँ पर वाटर लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी डैमेज हो रही है, और वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का लॉस 1970 से लेकर अब तक की बात करो ना, तो एक तो टेम्परेचर राइज तो हमें पता ही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, दूसरा 0.5 से 3.3% तक ऑक्सीजन लूज हो चुकी है ओशन वाटर्स में, और यही सिनेरियो कंटिन्यू चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और रिजल्ट ये रहेगा कि 2300 मतलब 2300 का जो साल होगा तब तक 17 फीट हाइट बढ़ चुकी होगी ओशन वाटर्स की। रिजल्ट क्या होगा, जो भी ओशन में छोटे बड़े आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो तो डूब ही जाएंगे, और रही सही में जितने बड़े कंट्रीज़ हैं उनका भी अगर लो लेइंग लैंड है, अगर थोड़ी बहुत कम हाइट की लैंड है, वो भी डूब जाएगी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब केवल और केवल आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं देख सकते हो कि हाँ भाई कंट्रीज़ का जो नेविगेशन है, शिप्स का नेविगेशन है वो फ्री और बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के हो। उसके अलावा हमें क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रख करके ये प्रोविज़न रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम ओशियंस को अगर इनस्टेबल कर देंगे तो इसका रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। तो चाहे वो साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात हो, या फिर अरेबियन सी के आसपास में ये ईरान सऊदी अरब इनके बीच की राइवलरी के चलते और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर क्रूड ऑयल के ऊपर लगातार डिपेंडेंसी हो, इन सबको टैकल करना ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज़ और कि ओशंस क्या है, ये ग्लोबल गुड है भाई, सबका राइट है इनके ऊपर, सबकी वेलफेयर होनी ज़रूरी है। छोटे छोटे कंट्रीज़, बड़े से बड़े कंट्रीज़, ये सबके बीच में इक्विटी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को कोविड के टाइम पे इंश्योर करने में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पूरा फुल्ली फेल हुआ है। इस पर हमें करेक्शन लाने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल हाई टेबल के ऊपर इंडिया बैठा है तो बात करें। वैसे तो चलो ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर भी इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें की थी, पर हुआ क्या, 1998 में आते आते इंडिया ने खुद ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। पर अभी जो मुद्दा है वो ये कि क्यों ना ग्लोबलाइजेशन के चलते हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम डोमेन को भी हम अच्छे से एड्रेस कर सकें, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी। और जब तक इकोलॉजी आपकी आप बैलेंस मैनेज करके नहीं चलोगे तब तक ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी। नहीं तो वही बात है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्रॉट्स, सुनामीज, पता नहीं क्या क्या। सुनामी तो चलो ठीक है, फिर भी उसकी वजह से आती है, अर्थक्वेक्स की वजह से, पर फिर भी वो ग्लेशियर्स का मेल्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो है ही, करेक्ट करने की ज़रूरत है। और इंडिया इस चीज़ के अंदर अपनी 1 महीने की जो अभी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे जो बैठा है ना इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूज़ कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, आगे चलते हैं। फिर आर्टिकल आ जाता है टाइम टू अनलॉक द स्कूल्स। आर्टिकल के सुजाता राव के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, हमने देखा कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन लगा दिए, फिर हटा दिया, फिर लगा दिया, और हमने इतनी मॉर्टेलिटी रेट देखी है, इतनी डेथ रेट देखी है कोविड की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के टाइम पे। तो ऐसे में कई ऐसे कंट्रीज़ है जिन्होंने लॉकडाउन लगाया भी, कई ऐसे कंट्रीज़ है जिन्होंने ज़्यादा लॉकडाउन नहीं लगाए, बस केवल अच्छे से गाइड किया सिटीजन्स को। दोनों तरफ के जो केसेज है ना, इनके अंदर आप देखो कि आउटकम कुछ और ही मिल रहा है। चाइना सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, क्या रिजल्ट है, दोबारा से केसेस आने शुरू हो गए। ठीक है, स्वीडन जिसने एक बार भी लॉकडाउन नहीं लगाया, बस ये कह दिया कि कैसे भी करके हमें जो भी लोकलाइज्ड रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए वो लगा दी, कि कहीं पर भी मान लो हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया जहां पर केसेस ज़्यादा आ रहे हो, वहां पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। रिजल्ट क्या है, 0 डेथ। अभी तक भी बहुत कम डेथ्स हुई हैं, और लगभग 0 डेथ के आसपास में चल रहा है अभी स्वीडन। तो हमें एक चीज़ ध्यान तो रखनी पड़ेगी ना, कि ये जो पेंडेमिक है ये सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी, हाँ, कैविएट्स हैं, बहुत सारे वार्निंग्स हैं हमारे पास में, बहुत सारी लर्निंग्स हैं, उनको हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। पर एक चीज़ तो हमें देखना होगा ना, स्कूल्स को हमने क्यों बंद किया। स्कूल्स को बंद करने की वजह ये होती है कि बच्चों की डेथ अगर हो ज़्यादा, बच्चे अगर वल्नरेबल हो, तो अगर सिनेरियो देखा जाए ना, तो मॉर्टेलिटी तो ऐसी है कि लगभग आप ये यूके की एक स्टडी है, उसमें देखो कि 10 लाख जो पेशेंट्स आए हैं ना, उनमें सिर्फ 2 बच्चों की डेथ हुई है।
दूसरी तरफ अगर हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाने की नौबत आई है ना, तो बोला 50,000 केसेस में सिर्फ एक केस में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ी है। तो ये सिचुएशन क्या शो करती है कि बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में इमर्ज होकर आई है एज कंपेयर टू एडल्ट और ओल्ड्स। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है क्यों हमने स्कूल्स बंद की। इंडिया उन गिने चुने देशों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, स्कूल को सबसे पहले बंद किया, आज तक बंद पड़ी है। ठीक है, तो करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रेंड को, क्योंकि डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, पिछले 18 महीनों में अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर बात करें ना डेमोग्राफी में, जिसमें सबसे कम मॉर्टेलिटी रजिस्टर हुई है तो वो बच्चे हैं। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है कि किसी बच्चे को अगर कोई ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटी परेशान कर रही है, जैसे डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, तो वो थोड़े से वल्नरेबल हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनकी आप सेरो पॉजिटिविटी देखो, कितनी ज़्यादा उनके अंदर इम्यूनिटी है, कितना ज़्यादा उन्होंने रजिस्ट किया है इस बीमारी को। तो स्कूल्स को अगर आप लंबे टाइम तक बंद रखोगे तो इसका नुकसान कितना, जबकि आपके पास में डेटा है। अब नुकसान क्या क्या हो गया? सबसे पहला नुकसान तो ये हो गया कि बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनकी एजुकेशन की कंटिन्यूटी में ब्रेक लग गया। दूसरा, वर्क फोर्स में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ गया क्योंकि घर पे उनके रोजी रोटी की प्रॉब्लम थी, या फिर उनके माँ बाप ने उनको धक्के से कह दिया कि बोले जाओ कमाओ तुम। या चाइल्ड मैरिज देखो, बच्चों के साथ में जो अब्यूज़ होता है, चाइल्ड अब्यूज़, वो हो रहा है। और ये मेनली किन बच्चों के साथ हो रहा है? जो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं। मिड डे मील स्कीम में उनको प्रॉपर खाना मिलता, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी डाउन होती चली जा रही है। सोशल इंटरेक्शन वो प्रॉपर्ली अपने दोस्तों के साथ में जॉयफुली लर्निंग के साथ में करते स्कूल में, वो भी रुक गया। तो ये करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 16,067, ठीक है, और स्कूल थी लगभग 1137 और 44 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 स्टेट्स के अक्रॉस। तो उसके अंदर बच्चों की 2 स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया गया, एक तो फॉरगेटिंग वाली, एक रिग्रेशन वाली। दोनों चीज़ों के अंदर बहुत पुअर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशंस हैं वो नहीं आ रहे हैं। आज आप देखो, मैं खुद बताता हूँ, पड़ोस में एक स्कूल है, बच्चे 36% से 10th क्लास में पास हुए हैं और उस बच्चे को 82% दिए गए हैं 12th क्लास में, अभी प्रमोट हुआ है। 10th क्लास में जब अच्छे से बोर्ड एग्जाम हुआ था उसको 36% मिले थे, पास हुआ था धक्के से, और वो 82% स्कोर कर रहा है 12th क्लास में। क्या असेसमेंट कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, दैट इज ब्रिज एजुकेशन। एक ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, कि जिन बच्चों को आपने एडवांस क्लासेस में प्रमोट कर दिया और उनको अभी तक पिछली क्लास का ही कुछ नहीं आता, तो उनको आप लर्निंग प्रोवाइड करो। अब इसके लिए आप ब्रिज कोर्सेज दो। नंबर 1 चीज़ तो ये बताई जा रही। दूसरी, रूरल एरियाज में तो भाई स्कूल्स में बहुत स्पेस होता है, आप क्यों एक साथ भीड़ बुलाने की बात करते हो? आप आधी बार कुछ बच्चों को बुला लो, आधी बार कुछ बच्चों को बुला लो, और फिर केवल 2 घंटे से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओ मत, जिससे कि एंजाइटी ना हो बच्चों के अंदर। ठीक है, क्योंकि अचानक से आप स्कूल में लेकर के आओगे तो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 दिन के हिसाब से टोटल अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 3 दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ा दो और 3 दिन बचे हुए 3 सब्जेक्ट पढ़ा दो। ऐसे किया जा सकता है। 2 घंटे की आप स्कूल रख सकते हो। जो रिटायर्ड वॉलंटियर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो भी स्कूल टीचर्स हैं, उनको बोल दो कि भैया आप कम्युनिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो। पीयर एजुकेशन दी जा सकती है, पड़ोसियों के बच्चों को बुला करके पढ़ाने का। इसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ ये भी काम कर सकती हैं। तो ये चीज़ बार बार बताई जा रही है, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है। अब तो डेटा भी अवेलेबल है। कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, गवर्नमेंट खुद अपने एफर्ट्स लगा सकती है। प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स को आप हायर कर सकते हो या फिर उनको भी बूस्टर दे सकते हो। वैसे भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लो चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट लेवल पे चल रही है इन दिनों में, तो जॉब क्रिएट भी तो की जा सकती है ना। क्यों आप इस तरीके से आंखें मूंद के बैठे हो, है कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है। स्कूल खोलने का टाइम आ चुका है, खोलो स्कूल्स को। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है बेटर लेट। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि केयर्न एनर्जी ने जिस तरीके से फॉरेन एसेट्स को सीज करने का अप्रूवल फ्रांस में लिया, तब जाके सरकार को समझ में आया कि वाकई में अब हमें थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हमने शुरू कर रखा है 2012 से, देखो मुद्दा क्या था कि वोडाफोन ने अपने कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र किए थे अपने एसेट्स को। मतलब वोडाफोन एक अपने आप में, आप मानो जैसे केयर्न एनर्जी का केस ले लो, ये यूके की कंपनी है, ठीक है। तो केयर्न एनर्जी ने अपने कुछ एसेट्स को अपनी एक सब्सिडियरी जिसका दूसरा नाम
नाम करके केयर्न एनर्जी ने लिख दिया केयर्न इंडिया। अब केयर्न एनर्जी ने अपने वो ट्रांसफर कर दिया एसेट्स किसको, केयर्न इंडिया को। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया एक तरीके से, लेन देन कुछ नहीं था, बस एसेट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, ये एसेट्स का ट्रांसफर हो गया। अब एसेट्स के ट्रांसफर को लेकर के उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा भाई टैक्स लगेगा इस पे, तो पर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है। अब केस किसका चल रहा है यहाँ पे, वोडाफोन का। वोडाफोन भी एग्जैक्टली यही काम करती है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर करती है इंडियन एसेट्स को, जो कि नॉन टैक्सेबल थे उस टाइम के जो एक्ट थे उनके बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि वोडाफोन के ऊपर टैक्स लगाने का कोई प्रोविजन आपके पास में नहीं है, कोई कानून नहीं है। फिर क्या होता है, 2012 में एक फाइनेंस बिल लाया जाता है और उसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की पिछले 5-7 सालों में 2007 से लेकर अब तक जितने भी कानून, जितने भी इसी तरीके से लेन देन हुए हैं ये इन कंपनियों के द्वारा, बोलो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में 2012 में 2007 के ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो गया। इसके चलते क्या हो जाता है कि बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता है। लगभग 17 ऐसे केसेस अटके पड़े हैं, ठीक है। उन 17 केसेस में एक वोडाफोन का है, एक केयर्न एनर्जी का है, एक एंट्रिक्स वाला हमने देखा ही था जो इसरो के साथ में काम चल रहा था उसका। तो ये चीजें क्या हो गई, अपने आप में टैक्स टेररिज्म के आइडेंटिटी में आ गई। मतलब कि सरकार जो है वो टैक्स इस तरीके से इंपोज कर रही है जिसमें कि आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी यहां पर कंपनीज काम कर रही हैं, उनके ऊपर आप एट्रोसिटीज अप्लाई करो। फिर क्या होता है, 2014 इलेक्शन होते हैं, नई सरकार बनती है, पर उसके बावजूद भी कोई मतलब चेंजेस नहीं ला जाते हैं और ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। तब जाकर के केयर्न एनर्जी ने अब क्या करना शुरू कर दिया, केस लगा दिया न्यूयॉर्क के एक कोर्ट के अंदर, पेरिस के एक कोर्ट के अंदर, कि भाई अभी हमें जो भी प्रोविजन, जिस बेसिस पे मुद्दा पहले तो पहुंच जाता है इन केस, ये जो कोर्ट थे ना न्यूयॉर्क वाला और पेरिस वाला, इन कोर्ट से पहले मुद्दा जाता है द हैग में, हैग मतलब हो गया नेदरलैंड्स में है ये, ठीक है। द हैग में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास में मुद्दा जाता है और वहां पर यह था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में वर्डिक्ट आता है इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा कि केयर्न एनर्जी को जितना भी रुपया है, लगभग 8100 करोड़ रुपीस का समथिंग ये प्रोविजन बन रहा था, तो बोला, और या फिर आप 81 करोड़ नहीं, $1.2 बिलियन, बोले इतना रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केयर्न एनर्जी को रीपे करेगी क्योंकि ये गलत तरीका है आपका टैक्स लगाने का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपील कर दी वहीं पर हैग में ही कि भाई दोबारा देखो इस केस को, हमें नहीं एक्सेप्टेड है। इतने में न्यूयॉर्क में और पेरिस के अंदर केयर्न एनर्जी पहुंच गए अलग अलग कोर्ट्स में और ये कहने लग गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, वो हमारा रुपया नहीं दे रही है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमें हमारे फेवर में वर्डिक्ट दिया है। तो ऐसे में पेरिस में तो ये कह दिया कि फ्रांस में जितने भी एसेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बोला उनको हम सीज करेंगे, और न्यूयॉर्क में ये कह दिया कि एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं उनको हम सीज करेंगे। तो न्यूयॉर्क वाला तो अभी तक आया नहीं है, बाकी फ्रांस के कोर्ट ने तो अप्रूवल दे भी दिया केयर्न एनर्जी को कि आपके यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बोला आप उनको सीज कर सकते हो। इस चीज़ को लेकर के आप देखो रेपुटेशन कितनी डाउन हो गई इंडिया की। अब बात ही आ गई तब जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट और 2012 का जो फाइनेंस एक्ट था उसमें अभी अमेंडमेंट किया है। तो ये अपने आप में चलो एक वेलकमिंग स्टेप है, पर सवाल ये है ना कि आपने ये जो चेंजेस ला दिए इनको ये कंपनीज मानेंगी भी या नहीं मानेंगी। कंपनियों ने जो केस आपके खिलाफ में दायर कर रखे हैं वो विड्रॉ करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर नहीं करती है तो एक और रेपुटेशन के ऊपर धब्बा लग जाएगा। आप एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की बात करते हो और वहीं पर दूसरी तरफ इस तरीके से कंपनियां आपके खिलाफ में एक्शन लेंगी या आपके साथ में डिस्प्यूट चलेंगे उनके, तो कोई इन्वेस्ट करेगा क्या इंडिया में। तो ये अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म होना जरूरी है और कैसे भी करके इन कंपनियों के साथ में सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के बिजनेस फ्रेंडली इमेज बनेगी इंडिया की और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ज़्यादा राइज हो पाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन में ये आर्टिकल्स थे 7 तारीख का, हमने देख लिया। बचे हुए जो 2-3 दिन के हैं वो हम डेफिनेटली कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू बने रहिए बस।